मैं गजराज सर आपका जीएस प्लेनेट ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर हिंदी व्याकरण में वर प्रकरण का जो आपका टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जुड़े और जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसको सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो आगे क्लास बढ़ाते हैं। इससे पहले जो क्लास हो चुकी है उसमें आपको मैंने बताया था वर्ण, वर्ण की परिभाषा, उसके भेद, स्वर व्यंजन और स्वर व्यंजन के बाद स्वर के भेद पे हमने चर्चा की थी। अब उससे आगे जो जुड़ा हुआ है उसकी चर्चा करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल जो हमने पढ़ा वो आपका था स्वर के भेद। जहां हमने पढ़ा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा पढ़ा पलुत स्वर। के बारे में आपको बता दिया गया था। और यहाँ जो जो बातें मैंने बताई थी कि हर्ष स्वर का जो दूसरा नाम हम जो यहाँ पढ़ाते हैं आपको, दूसरा मूल स्वर जहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं। मूल स्वर के बाद मैंने आपको पढ़ाया था लघु स्वर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसी तरह से दीर्घ स्वर में हमने पढ़ा संधि स्वर। संधि स्वर के बाद हमने पढ़ा यहाँ पर आपका गुरु स्वर। उसके बाद पढ़ा द्विमात्रिक स्वर, इसमें दो मात्राओं जितना समय लगता है, द्विमात्रिक स्वर। ये हमने पढ़ा। इसी तरह इसका एक नाम और है जो हम पढ़ सकते हैं, त्रिय मात्रिक स्वर। त्रिय मात्रिक स्वर इसको सिर्फ वैसे जान लीजिए। इनको बोलते समय तिगुना समय लगता है, तीन मात्रा हो जितना, देखिए मात्राएं तो दो ही होती है लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम जब पढ़ते हैं तीन मात्राओं जितना समय लगेगा, तिगुना समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, पलुत स्वर। लेकिन वहाँ परिभाषा नहीं पूछ, इसका नाम पूछा जाएगा पलुत स्वर का अन्य नाम बताइए, तो आपका उत्तर होगा त्रिय मात्रिक स्वर। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं और ये मैंने आपको यहाँ तक बता भी दिया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और स्वरों में हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ से मैं आपको एक बार फिर यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संधि स्वर से। बाकी की चर्चा हम कर चुके हैं। इसकी परिभाषा मैंने आपको बताया था, दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उसे हम संधि स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ इसके उपभेद आएंगे और इसके उपभेद होते हैं दो। नंबर एक, आपका दीर्घ स्वर। जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नंबर दो, आपका आएगा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसके बारे में जानें तो पहले इसकी परिभाषा। संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है? दो स्वरों के योग से बनने वाले स्वर
दो स्वरों के योग से बनने वाले स्वर क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर। ये इसकी परिभाषा बनती है, जैसा भी मैंने बताया। मैंने कहा ना, पीछे मैंने आपको बताया था। और यहां से एक क्वेश्चन निकाला कि संधि स्वर के उपभेद बताइए। दो दीर्घ स्वर जो हम पढ़ चुके हैं, जिनको बोलने में हर स्वर से दुगना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या हिंदी में 7 होती है, जो हमने पढ़ा। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आता, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त का होता है मेल मिलाप, दो का मिलाना। तो दो स्वरों के योग से बनने वाले स्वर है वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर। और यहां से एक क्वेश्चन निकलेगा कि इसके भेद बताएं कितने हैं। चर्चा करेंगे। संयुक्त स्वर। और यहां हम पढ़ेंगे इसके भेद कितने होते हैं। दो। नंबर एक, सजातीय स्वर। नंबर दो, विजातीय विजातीय स्वर। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसकी चर्चा मैं साथ साथ करना चाहूंगा, यह आपको बताना चाहूंगा। सजातीय स्वर ना आए तो वहां एक साधारण शब्द भी आ सकता है, समान स्वर। और इसका हो जाएगा असमान स्वर। इसके अलावा एक नाम और है जो आपका आएगा, सवर्ण स्वर। यहां से भी पूछा जा सकता है, तो इसको हम किस नाम से पुकारेंगे? अस्वर्ण स्वर। अब इनकी परिभाषाएं सभी की और इनकी संख्या कितनी कितनी है, ये हम जानेंगे। ठीक है। पहले एक नंबर ले लेते हैं, सजातीय स्वर। जो एक समान जाति के या वर्ग के स्वर हों, के स्वर। जो एक समान जाति या वर्ग के स्वर होते हैं उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है समान स्वर, जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो समान होते हैं वो समान स्वर। लेकिन इसकी परिभाषा जान लेते हैं। नंबर दो, सवर्ण स्वर। सवर्ण स्वर जो समान वर्ण होते हैं, समान, जो समान वर्ण हो या समान वर्णों से बने स्वर, ऐसे पढ़ा जा सकता है। जो समान वर्णों से बने स्वर होते हैं उसे सवर्ण कहते हैं। स मीन्स होता है समान, वर्ण मीन्स स्वर। ठीक है, तो ये हमने इनको पढ़ा। अब यहाँ आएगा इसकी संख्या बताइए, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? मतलब कुल कितने होते हैं कुल। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसको, जान लेते हैं यहाँ से। ए जमा ए तो आ बना,
ई जमा ई, तो इसको ई बना, और ऊ जमा ऊ, तो इसका ऊ बना। तो संख्या कितनी बन गई? 3। ये हम लिख सकते हैं, ये 3 होते हैं। और यहाँ कौन से होते हैं? इनको याद किया जा सकता है, आ, ई और आपका ऊ। और यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है कि दीर्घ स्वर छठी, तो जो समान स्वर होते हैं तो वहाँ हम संधि पढ़ते हैं दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में जो वर्ण है वो समान है। ए के साथ ए तो आ बना, ई के साथ ई बना, और ऊ के साथ ऊ बना। और ये इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर छाटिए, तो ये जो समान होते हैं ये आपके दीर्घ स्वर। इस क्वेश्चन को यहाँ पूछा गया, लेकिन ये यहाँ से निकला हुआ क्वेश्चन है, इसको हम सीधा नहीं पढ़ सकते। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ से निकला हुआ। इस संयुक्त स्वर के भेद बताएं तो आप सीधा बता सकते हैं कि 2 होते हैं। और कौन से होते हैं? सजातीय या समान या सवर्ण, इसको हमने पढ़ा। और इनकी संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन से होते हैं इनको याद कर सकते हैं, आ, ई और ऊ। जो परीक्षा में पूछा जाएगा दीर्घ स्वर छाटिए, तो आप ये सीधा उत्तर छाट सकते हैं कि जो समान स्वर्ण है उनको, क्योंकि हम संधि भी पढ़ते हैं दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में जो वर्ण है वो समान होते, इसलिए उनकी संख्या 3 है। और ये आपका उत्तर आएगा आ, ई और ऊ, क्योंकि यह क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका, इसलिए मैंने आपको यहाँ इसको खोल करके बता दिया है, अच्छी प्रकार से इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर का दूसरा नाम हम क्या लिखेंगे? असमान, असमान स्वर। या अस्वरण, अस्वरण स्वर, इसको जान लेते हैं। अस्वर्ण स्वर कौन से होते हैं, समान कौन से होते हैं, और विजातीय कौन से? परिभाषा, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर, इसको सीधा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। असमान स्वर, और एक आपका अस्वर्ण स्वर। स्वर, अब इनकी परिभाषाएं। विजातीय स्वर, जो स्वर समान जाति या वर्ग के न हो, जो अलग जाति के होते हैं, तो समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं। मैंने सीधा बताई, जो स्वर समान जाति या वर्ग के न हो ये विजातीय स्वर कहेंगे। अब इसी तरह से कि जो स्वर सामान्य हो उसे हम क्या कहेंगे? असमान स्वर। इसको पढ़ा जा सकता है कि जो वर्ण समान न हो उसे हम अस्वर्ण स्वर कहते हैं। इस तरह से इनकी परिभाषाओं को आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते, एक में मत हकना। जो शब्द लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी परिभाषा बनाई जाती है। ये नहीं कि जैसे हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है और हमने उसको फॉलो कर लिया। वो आप पढ़ सकते हो, सामान्य अवस्था में पढ़ाते हैं, क्योंकि स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो एज ग्रुप के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो तो यहाँ आपको ये देखना है कि जो मूल शब्द है उसी के आधार पर उनकी परिभाषाएं बनेंगी। जैसे मैंने कहा विजातीय, ठीक है, तो इसका मतलब समान जाति वर्ग के नहीं है, ठीक है।
असमान है तो समान नहीं है, अस्वर्ण है तो समान नहीं है, जो वर्ण, लेकिन इन शब्दों का हेरफेर रहेगा। अब वही क्वेश्चन यहाँ फिर आएगा कि वहां भी हमने पढ़ा कि इनकी संख्या कितनी होती है, कुल कितने होते हैं, यहाँ भी जान लेते हैं कुल कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ए के साथ ए को मिलाएंगे, ए बनेगा। ए के साथ ए को मिलाएंगे तो आपका आई बनेगा। ए के साथ ऊ का मेल होगा तो ओ बनेगा। और ए के साथ ओ को मिलाएंगे तो आपका औ बनेगा। और ये इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ये असमान है। कौन कौन से हैं ये हम लिख सकते हैं। ए आय और एक आपका ओ और एक आएगा औ। ये इनका शुद्ध उच्चारण है, ये आप याद कर सकते। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है या अस्वर्ण स्वरों की संख्या कितनी है, असमान स्वर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम इनको छाट सकते हैं। इनकी संख्या कुल 4 है, ए आई ओ औ। वो जो मैंने आपको पढ़ाया, जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने पढ़ा है समान या सजातीय या सवर्ण, उनकी संख्या 3 है जो समान होते हैं, जो हमने पढ़ा आ ई और ऊ। अब इन दोनों को मिलाते थे, कहाँ से निकलते, वहीं से निकल जहाँ पीछे पढ़ा है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ जाएगा 4 और 3 7। इस तरह से इन क्वेश्चनों को यहाँ से पूछा जाता है। तो आप इनको आराम से समझ करके अच्छी तरह से सीख सकते हो। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी प्रकार डाउट है, बिल्कुल आप अपना कमेंट्स में लिख सकते हो, का जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपका अपना सिलेबस है, और उसी सिलेबस के अनुसार जैसा जो पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में, वही आपको यहाँ बताया जा रहा है। आप सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा, इसको मैंने क्लियर कर दिया है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकले हैं। अब हमने स्वर तो पढ़े और उनकी संख्या भी हम पढ़ चुके हैं 11। लेकिन इसके अलावा और क्वेश्चंस बनते हैं, तो जहां हम ये पढ़ते हैं अंग और एक आपका ये भी पढ़ाया जाता है। हिंदी में स्वर 11 पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है इनको जान लेते हैं। ये पहले काफी समय पहले पढ़ाया जाता था सिलेबस में। तो इस तरह से पढ़ाया जाता था, हिंदी की अन्य ध्वनियां, अन्य ध्वनियां, हिंदी की जो अन्य ध्वनियां है वो कितनी होती है। ये पढ़ाया जाता था कि अन्य ध्वनियां 3 है। अन्य ध्वनियां 3 है जो पहले पढ़ाया जाता, और वो कौन कौन सी है। नंबर 1 आपका अनुस्वार, नंबर 2 अनुनासिक, और नंबर 3 पर है विसर्ग। ये पहले पढ़ाया जाता पाठ्यक्रम में काफी समय पहले, लेकिन अब वर्तमान समय इसको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपका यहाँ से निकाला हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से जो आप पढ़ते हैं, तो ये वर्तमान समय में हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जा रहा है। ये पढ़ाया जा रहा है, अयोग हुआ पढ़ाया। ये पहले इस तरह से पढ़ाया जाता था कि अनुस्वार का चिन्ह क्या है, तो बिंदु। अनुनासिक का चिन्ह क्या है, तो चंद्र बिंदु। और विसर्ग का चिन्ह क्या है, खड़ी बिंदी। ऐसे हम पढ़ते थे। ये 3 क्वेश्चन वहां से पढ़ाते थे पहले, लेकिन अब इसको ये पढ़ाया जा रहा है। तो इसको भी जानिए। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी की अन्य ध्वनियां कौन सी है, कितनी है, सीधा याद कर सकते हो 3 है। और 3 में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग है। ठीक है।
लेकिन वर्तमान समय में जो पढ़ाया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, अयोग व, अयोग व, ये हम पढ़ते। प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा? हिंदी में अयोग व की संख्या कितनी है? अब संख्या की बात करें तो सीधा हम लिख सकते हैं कि इनकी संख्या 3 है, सॉरी 2 है। इनकी संख्या 2 है, वो ध्वनियां पढ़ाई उसमें 3 आता। हिंदी में अयोग व की संख्या 2 है। आपसे पूछे कौन कौन सा, तो सीधा हम बता सकते हैं अंग और आपका एह, ये 2 है, अंग और एह। अब यहां प्रश्न भी आएगा, परिभाषा बताइए कि अयोग व किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिनका स्वर एवं व्यंजन से मेल न हो, मेल ना मिले तो क्या मिलेगा वहां, योग न हो, न हो, उसे हम क्या कहेंगे, अयोग व। ये इस शब्द के आधार पर है, ए मानी न, योग मानी योग या मेल, और आगे जो शब्द लिखा है वह, तो ये अंग और एह यहां से बनता है, दोनों से। तो ये तो मूल शब्द के आधार पर मैंने आपको बताया है कि जिनका स्वर व्यंजन से कोई योग या मेल न हो। दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। दूसरे तरीके से आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो ये जो अयोगवा है, जो नए स्वर हैं, नए ही व्यंजन है, फिर भी इनको थोपा गया है, थोपा गया है, इनको थोपा गया है, जिसे हम अयोगवा कहते हैं। दोनों तरीके से इस परिभाषा को याद किया जा सकता है। मैंने कहा ये मूल के आधार पर है कि जिनका स्वर व्यंजन से कोई मेल या योग ना हो, अयोगवा होता है। दूसरे तरीके से ये भी पढ़ाया जा रहा है कि जो नए स्वर है, नए व्यंजन है, फिर भी इनको थोपा गया है। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा तो हमने जान ली, इसको क्लियर कैसे करें? ये क्या है, वो संख्या 2 है, तो यहां अगर आ गया 2 अंग और है, हो सकता है ये ऐसे भी ना आए, इसको बदला जा सकता है। और ये कैसे बदला जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। इसको यहां मान लो अंग है, तो ऊपर जो ये बिंदु लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। प्रश्न को समझने का प्रयास करो। अनुस्वार, और अनुस्वार का जो चिन्ह है वो क्या होता है, बिंदु। ये तो अनुस्वार हो गया, ये भी दिया जा सकता है। दूसरा, ये जो खड़ी जो बिंदियां हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। तो ये ऐसे भी आ सकता है कि अनुस्वार और विसर्ग कौन सी ध्वनियां हैं। सीधा उत्तर आएगा जो वर्तमान समय में आज पढ़ाया जा रहा है, सीधा उत्तर है अयोगवा। वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हिंदी की अन्य ध्वनियां कितनी है, 3, लेकिन यहां चर्चा कितने की है, 2। तो फिर एक कहाँ है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप इसके अकॉर्डिंग इसको सीखने का प्रयास करो कि अयोगवा की संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं ये आपको वहाँ मिलेगा, अंग और एह। अगर ये नहीं आता है तो आपको ये भी मिल सकते कि अनुस्वार और विसर्ग कौन सी ध्वनियाँ हैं, जिसका उत्तर होगा अयोगवा। इसको ऐसे पूछा जा सकता है, हर क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि जैसा टेक्स्ट बुक में हो वही आपसे पूछा जाए, इसी का नाम कंपटीशन होता है। फिर मैंने इनकी परिभाषा दोनों बता दी है, दोनों तरीके से, मूल शब्द के आधार पर, दूसरा जैसा हम पढ़ते हैं।
इस तरह से इसको पूछेंगे। अब यहां से भी हम बहुत और भी क्वेश्चन निकालें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और यहां हमने लिखा अनुस्वार। पहले इसको जान। अनु उपसर्ग है, अनुमानी पीछे। जब भी कोई शब्द है उसके आगे उपसर्ग जुड़ता है या प्रत्यय जुड़ता है या संधि समास जब भी हम बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे उपसर्ग प्रत्यय जुड़ने से मात्राओं में प्रमोशन एंड डिमोशन होता है, बढ़ोतरी भी होती है और घटोतरी भी होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं छांटना चाहूँ मूल शब्द क्या है तो लगभग बच्चे इसको सवार बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अनु इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनु। तो इसमें मूल जो शब्द है वो आपका सवार नहीं होगा, सवर होगा। लेकिन जब इसको इकट्ठा बोला जाएगा, इसका उच्चारण होगा तो ये ए का आ हो जाता है और ये अनुस्वार बोला जाएगा। ठीक है। जैसे इससे मिल जुलता है क्वेश्चन बताता हूं जो परीक्षा में पूछा हुआ था। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, समास प्लस एक। पहले इसको ऐसे पढ़ा जाता था क्योंकि ज्ञान नहीं होता है वर्तनियों का भी, कैसे उसको जोड़ा जाए, हम ऐसे पढ़ते। समासिक नहीं, ये जुड़ने से यहाँ ए है तो ए का आ हो जाता है। ये तरीके होते हैं। तो इसको शुद्ध रूप से हम कैसे लिखेंगे, सामसिक। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से आता है। तो यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनको मूल बातों को समझोगे तो हिंदी या व्याकरण आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हिंदी को सीखा जा सकता है। तुमने आ गया होगा। देखो, अनु प्लस में सवर, परिभाषा जान लेते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? यहां से जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया कि भाषा की 3 अन्य ध्वनियां होती हैं, उसका उत्तर यहां से निकलेगा जिसको हम सिद्ध कर सकते। परिभाषा क्या है? जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वरों के पश्चात, अगर वहां पश्चात शब्द नहीं आता है तो बाद आ जाएगा, बाद में हो। ये इसकी परिभाषा कि जिनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है या स्वरों के पश्चात होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और इसका दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा इसका चिन्ह कौन सा है। अनुस्वार का चिन्ह बताइए। अनुस्वार का चिन्ह, तो इसका जो चिन्ह है वो क्या है, बिंदु है। ये उसका चिन्ह है, बिंदु, बिंदु। ये इसका चिन्ह है। ये 2 क्वेश्चन यहां बनते हैं। इसका एक तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा जब आपसे पूछा जाएगा अनुस्वार के भेद बताएं। और यहां से जो शुरू में मैंने आपको बताया वो यहां से निकलेगा। और इसके भेद होते हैं 2। कौन कौन से हैं? पहला अनुनासिक, अनुनासिक। और दूसरा अनानुनासिक, अनानुनासिक। जिसको अक्सर आप किताबों से कैसे पढ़ते हैं, ये न पढ़ाकर आपको ये पढ़ाया जाता है निरानुनासिक, निरानुनासिक। ये आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। लेकिन अनानुनासिक नहीं है तो निरानुनासिक, दोनों का अर्थ एक ही होता है। और ये वहां से गया हुआ था जो मैंने आपको बताया हिंदी की 3 ध्वनियां होती है, वो यहां से निकलता है क्वेश्चन कि हिंदी की अन्य ध्वनियां कितनी है, 3, जिसको आजकल अयोगवा बोला जाता है। और अयोगवा की संख्या मैंने आपको बताई 2।
अनुस्वार और विसर्ग, अंग और एह, जिसकी हमने चर्चा की, वो यहां से निकलेगा। लेकिन इसको भी पढ़ना जरूरी होता कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वरों के बाद हो या पश्चात हो उसे अनुस्वार कहा जाता है, और उसका चिन्ह बिंदु होता है। और इसके भेद दो होते हैं, अनुनासिक और अनानुनासिक या निरानुनासिक, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। पढ़ लेते हैं। इसका पहला भाग अनुनासिक। अनुनासिक। और दूसरा इसका पड़ा अनानुनासिक। अनानुनासिक, जिसको दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है, निरानुनासिक। परिभाषाएं जानेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। अनु प्लस, हर शब्द का टुकड़ा करना सीख लीजिए। यहां नासिक शब्द नहीं है, नासिका, आ साइलेंट। और यहां से हमें क्लियर होता है अनुमानी पश्चात या पीछे, और नासिका मीन्स नाम। कैसे पढ़ाया जाता है, परिभाषा जान। परिभाषा, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण मुख से ज्यादा एवं नाक से कम हो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जो यहां लिखा हुआ है अनुमानी पीछे, नासिका मीन्स नाक के बाद, तो इसका मतलब पहले मुख, तो मुख से तो ज्यादा और नाक से कम, उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। और इसका क्वेश्चन आएगा, इसका चिन्ह बताएं। इसका चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह मैं यहां बताता हूं आपको। इसका जो चिन्ह है वो क्या है, चंद्र बिंदु। ये आपका चिन्ह है, चंद्र बिंदु, ये बनेगा। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। अना अनु प्लस नासिक, निर प्लस अनु प्लस नासिक अर्थात नासिका, ये इसके टुकड़े होते हैं। ठीक है, जो मैं आपके यहां बता भी सकता हूं। अन प्लस अनु प्लस नासिका। वर्णन्यास करने से बहुत से क्वेश्चन सीखे जाते हैं। अगला इसका है निर, ये इसका आता है और ये इसका, प्लस अनु प्लस नासिका। इस तरह से इनका वर्ण विन्यास होगा। दोनों में उपसर्ग आ रहे, दो दो उपसर्ग आ रहे। परिभाषा क्या आएगी वो देख लेते हैं। परिभाषा, जिनका उच्चारण मुख एवं नाक से सामान्य अवस्था में हो, सामान्य नॉर्मल, सामान्य अवस्था में हो, उसे अनानुनासिक कह दो, चाहे आप उसको निरानुनासिक कह दो। ये इसकी परिभाषा आएगी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हिंदी में अयोग वाक्य की संख्या 2 क्यों होती है, और जो हिंदी की अन्य ध्वनियां पढ़ाई तो तीसरा कहां से आया वो मैंने आपको यहां से बता दिया। अनुनासिक और इसका अगला पार्ट अनानुनासिक और निरानुनासिक। आया क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे क्वेश्चन।
ठीक है, तो आप इसको यहाँ से आराम से समझ सकते हैं और पहचान कर सकते हैं। आजकल क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाला जाता है, उसके आधार पर ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जैसा हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उसी का अनुसरण उसी में से आए। एक्स्ट्रा 20% आता है, उसकी नॉलेज देखी जाती है कि बच्चे को कितना ज्ञान है। उसको 20% जो आता है उसको सीखने का प्रयास करो कि इसमें से अगर क्वेश्चन निकाला जाए तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो अभी हम सवर की ही चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं में ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम सब ने पढ़ा। अब सवर के भेद भी हो गए, उनके भेद भी हो गए, फिर उनके भेद हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा अन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, अयोग व कौन सा है, ये सब हमने जाना। इसके बाद यहाँ एक और चर्चा होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक ये क्वेश्चन आता है जिसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, विदेशी स्वर, विदेश स्वर, आगत स्वर। इसमें से डला है ये क्वेश्चन यहाँ से, जो अभी आपको 3 पर पढ़ाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आगत स्वर। इसके अलावा इन फ्यूचर यहाँ से डलेगा गृहीत स्वर। चारों का अर्थ एक ही होता है, इसको समझने का प्रयास करो कि ये होते क्या हैं। परिभाषाएं भी आ सकती हैं और मैंने आपको बार बार बता रखा है मूल शब्द के आधार पर परिभाषा सीखने का प्रयास करो। जैसा हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाता, इसके अकॉर्डिंग याद करो। अगर वो बात वहाँ नहीं होती है, वो स्टेटमेंट, तो जैसा हम पढ़ते हैं उसको हम कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन पर डिपेंडेड होता है क्वेश्चन, विकल्पों पर होता है। वो इसीलिए होता है कि हम सीधा पढ़ते हैं सिंपल वे में, उसको थोड़ा गहराई से पूछा जाता है और वहाँ हम मात खा जाते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़िए। इसलिए मैंने चारों बातें लिखी है, नहीं मैं सीधा समझा सकता था, एक ही बात में इसको क्लियर कर सकता। तो देखो, विदेशी स्वर, इसका मतलब है कि जो अपनी भाषा का नहीं है, दूसरी भाषाओं से या अन्य, दूसरी या अन्य भाषाओं या अन्य भाषा से, एक वचन है उसका प्रयोग कर लेते हैं, अन्य भाषा से लिया गया स्वर। ये हमने पढ़ा अन्य भाषा से। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि उसकी संख्या कितनी है स्वरों में। ये लैंग्वेज होगी जो भी मैंने बताए। विदेशी स्वर कितने होते हैं, विदेशी स्वर कितने होते हैं, आगत स्वरों की संख्या कितनी होती है, या गृहीत स्वर, और परिभाषा भी आ सकती है। लेकिन अगला जो शब्द है ये तद्भव है, ये आपका तत्सम है। इनको सीखने का प्रयास करो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। देखो इसको, अब ये संस्कृत से लिया गया है, तो इसी के आधार पर हम सीखेंगे और इसकी परिभाषा क्या बनेगी। विदेशी भाषा से उत्पन्न स्वर, ये इसकी परिभाषा। विदेशम जायते इति विदेशज, मैंने कहा ना संस्कृत से लिया। विदेशम जायते इति विदेशज, आगे स्वर लिखा तो सीधा आएगा विदेशी भाषा से उत्पन्न स्वर, ये लिखना है विदेश स्वर। फिर आ गया आगत। अब आगत में कौन सा आएगा, इसकी अलग परिभाषा आएगी। सीधा लिख सकते हैं अपनी भाषा इसका लिख लेते हैं अपनी भाषा, अपनी मतलब जो हम पढ़ते हैं, अपनी भाषा से न आकर, न आकर अन्य
अर्थात दूसरी अन्य भाषा से लिया गया स्वर। लिया गया जो स्वर है उसे हम क्या कहेंगे? आगत स्वर। ये इसकी परिभाषा है। मैंने कहा मूल शब्दों के आधार पर डेफिनेशन बनानी है। वो जैसा हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते वो बातें वहाँ हैं, वो बच्चों को सिखाया जाता है मेंटल लेवल के। लेकिन कंप्यूटर में ओवरऑल आता है। अब ओवरऑल आएगा, वहीं पर आपका दिमाग देखा जाता है कि हमें उसे कैसे सोल्व करना है। इसलिए अलग अलग से मैं इसको बता रहा हूँ। अब लास्ट बचा हुआ है, उसको देख लो। क्या दे रखा है? गृहीत स्वर, जिसको अपनी भाषा में ग्रहण कर लिया हो, अपनी भाषा में ग्रहण कर लिया हो, लेकिन वो स्वर अन्य भाषा से लिया हुआ है, अन्य भाषा से है। अर्थात गृहीत का होता है ग्रहण करना, अडोप्टेशन, जिसको हमने अडोप्ट कर लिया, जिसको हमने गोद ले लिया, दत्तक स्वर बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ से आएगा, लेकिन वो अपने भाषा सा नहीं है, दूसरी से है, लेकिन उसको हमने अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। तो ये चारों बातें आपको याद करनी है। चारों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, इनको आराम से पूछिए, इनको आराम से आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम सीधा टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं और वहाँ इतनी बातें आपको वहाँ नहीं मिलेगी जैसा मैंने आपको बताया। इसलिए मूल शब्दों के आधार पर परिभाषा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा परीक्षाओं में आजकल पूछा जाता है, तब कंपटीशन को टफ बनाया जाता है। लेकिन यहाँ मैं चाहता तो एक में पढ़ा देता इसका क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आता है, लेकिन मैंने सारा आपको परिभाषा बता दी है। अब जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा में यह क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में आगत स्वरों की संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन आता है। हो सकता है वो आप ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में गृहीत स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपका जो उत्तर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आगत स्वर या गृहीत स्वर, गृहीत स्वर, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या आएगी 1। कौन सी? तो ये आपको पढ़ाया जाता है, ये इसकी संख्या। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, इसका उच्चारण कोई ओ करता है तो कोई आ करता है। और ये कौन सी भाषा लिया है ये भी मैं आपको सीधा बता देता हूं कि ये कहां से लिया गया। तो आप सीधा याद कर सकते हो, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी से, अंग्रेजी जो भाषा है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, वहां से लिया गया है। और इसका ये प्रश्न आए तो सीधा याद करो, एक है कौन सा जो यहां लिखा हुआ है। कैसे? इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये इसका उदाहरण आता, जैसे कि हमने ये शब्द लिखा इंग्लिश में, फिर हमने इसको ऐसे लिखा, ये लिखा हमने। अब इनका उच्चारण क्या होता और हम क्या क्या उच्चारण करते? अब कुछ इसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप क्या है? तो ये ऐसे आता है, डॉक्टर। ऐसे अक्सर बोलने का लहजा, लेकिन शुद्ध जो इसका होगा वो क्या होगा? ये होता नॉलेज, डॉक्टर नॉलेज। तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में आगत स्वरों की संख्या या गृहीत स्वरों की संख्या कितनी है? 1।
और वो कौन सा उदाहरण है, कौन सा है सवाल वो पूछेंगे तो ये आप बता सकते हैं कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा। उदाहरण जैसे मैंने आपको दिया, डॉक्टर बोलता है, कोई डॉक्टर बोलता है, नॉलेज नॉलेज बोलता है, कॉलेज कॉलेज बोलता है, तो क्या लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको सारा बता दिया कि इनकी कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं और कहाँ कहाँ से ये निकला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया आगत सवर, ये सारा जो आएगा यहाँ तक अभी सवर चल रहे हैं अपने। अब यहाँ हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और इसी के साथ साथ एक बात और बता देता हूँ। इसकी भी डेफिनेशन आती है जो मैं आपको पहले ही पढ़ा दूँ, फिर हम आगे इसका व्यंजन जो आएगा उसको पढ़ाएंगे। यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि मात्रा किसे कहते हैं और हिंदी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। कुल मात्राएं, ये पढ़ते। और एक ये क्वेश्चन आता है, मात्रा जो होती है उसके प्रकार बताओ, जो मैं आपको पीछे पढ़ा भी चुका, इनकी चर्चा कर ले। पहले परिभाषा जान लो, मात्रा किसे कहते हैं, जब स्वरों को व्यंजनों व्यंजनों के साथ परस्पर मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाते हैं तो कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मात्रा। और अगला क्वेश्चन फिर खड़ा हुआ है कि हिंदी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो वहाँ हमारा उत्तर आता है 10। और अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में मात्राओं के प्रकार सीधा लिखते हैं 2। ये क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं इन पे। 10 मात्राएं कौन कौन सी हैं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। ए आ ई उ री ए आई ओ और आपका आओ, ये शुद्ध उच्चारण। यहां अक्सर हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ऐसा हम पढ़ रहे हैं। इसको भी जान लेते हैं ऐसा क्यों। फिर पढ़ाया जा रहा है इस तरह से, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई छोटी बड़ी ऐसे बोलते, ऊ और ये ऊ, ये मात्राएं हैं जो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं बॉक्स में। री ए आई ओ और ये आपका औ, ये मात्राएं हम पढ़ते हैं। ए की मात्रा नहीं होती, क्यों नहीं होती वो भी आपको बताएंगे। इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह क्वेश्चन आ गया कि हिंदी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, सीधा उठा जा सकता है 10 होती है। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, ए की मात्रा क्यों नहीं होती, उसको जान लेते हैं। ए की मात्रा क्यों नहीं होती है यहां समझा देता। ये ए लिखा हुआ है, इसके आगे एक क्रॉस मार्क्स होता है, इसको हमने ही पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आज ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा ऐसा क्या रीजन है, कौन सा रीजन है जो इसकी मात्रा नहीं होती। इसके 3 तथ्य हैं, तीनों को जान लीजिए। पहला, ए जो है इनविजिबल है, अर्थात अदृश्य है,
जो दिखाई नहीं देता, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। दूसरा, ए जो है एक स्वतंत्र ध्वनि है, स्वतंत्र स्वतंत्र ध्वनि है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। और तीसरी जो इसकी अहम बात है वो ये आएगा कि ए के बगैर, इसके बगैर या इसके बिना, ए के बिना कोई व्यंजन न लिखा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये इसके 3 तथ्य हैं। अदृश्य है, स्वतंत्र ध्वनि है, तीसरा इसके बगैर व्यंजन न पढ़ा जा सकता है, न लिखा जा सकता। अगर मैं यहां फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं क, और अब का इसका वर्ण विन्यास करूं तो हम इसको इस तरह से करते, इसमें से ए की साउंड को निकालते। अब क है, ये आधा है, आधा है तो आपका ये ऐसे लिखा जाएगा क, और ये क्या है क, तो इसमें क्या है ए, लेकिन ये दिखाई नहीं देता, स्वतंत्र होता है, इसलिए ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये इसके मुख्य कारण है। अब ये सारी बातें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये आपको वहाँ किताबों में नहीं मिले। हम ज़्यादातर किताबों को फॉलो कर, इसमें है नहीं है तो हम क्यों माने, मानना पड़ता है। कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, उसको सोल्व करना होता है, इसलिए ये इसके मुख्य कारण है, जिसके कारण मैंने आपको पढ़ाया मात्राएं 10 होती। फिर आगे लिए क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, मात्राओं के प्रकार कितने दे रखे हैं 2, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि वहाँ से वो क्वेश्चन निकल के आएगा। और क्या है कि मात्राएं 2 होती हैं, एक लघु और एक आपकी गुरु। मैंने कल पढ़ाया, कल जो क्लास में बताया मैं, लघु स्वर और गुरु स्वर, और स्वरों की चर्चा हो रही है। और लघु का सिंबल ये है और गुरु का सिंबल ये है, इसमें एक मात्रा होती है और इसमें 2 मात्राएं होती हैं, इसलिए मात्राओं के 2 प्रकार होते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है। यहां तक का जो ये खाका मैंने बताया, ये सारा आपके वोवल्स में है। स्वर का जो आपका टॉपिक चला है अभी, व्यंजन इसका बचा हुआ है, इसकी हमने चर्चा नहीं की है, वो यहां से आते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है जो आपको मैं यहां बताने का प्रयास करूंगा। वो क्वेश्चन क्या है उसको भी जान लेते हैं। ये हम पढ़ते बहुत आ रहे हैं। एक ये परिभाषा पूछी जाती है, 12 खड़ी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है आपका। 12 खड़ी, 12 खड़ी किसे कहते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। 12 खड़ी किससे बनती है, देखो स्वर होते हैं इसमें 10। जब कल मैंने आपको बताया था कि मूल स्वरों में से एक स्वर है जो अपना नहीं है हिंदी का, वो तत्सम शब्द है संस्कृत का, जो संस्कृत में पढ़ाया जाता है, तो उसको हमने यहां से हटा दिया। 11 में से संख्या बच गई 10, प्लस क्या आएगा अनुस्वार, जो मैंने आपको पढ़ाया, ये चिन्ह बताया था, अंग जिसको बोलते हो। एक आपको पढ़ाया जाता है विसर्ग, जिसका ये चिन्ह है, ये जो चिन्ह आप पढ़ रहे हो, इन सभी को मिलाकर क्या बनती है 12 खड़ी। तो हम लिख सकते हैं ना, 10 स्वरों अनुस्वार एवं विसर्ग को मिलाकर क्या बनेगी 12 खड़ी, जिसे हम 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। जिस लेवल की जो नौकरी होती है, जिस लेवल का जो भी पोस्ट होती है, उसी लेवल के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस फिक्स होता है, पहले ही डाला होता है कि कौन कौन सा कहाँ से आएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं ये उस पर डिपेंडेड होता है जो पेपर अपना करवाते हैं। ये उनको छूट होती है
कि वो क्वेश्चन कैसे डालेंगे। क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो स्वर के बारे में सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इससे आगे जब क्लास आती है तो उसमें हम चर्चा करेंगे व्यंजनों के बारे में। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि इसमें कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, इसमें कोई छोटी छोटी बात ना हो जो छूट गई हो, और इससे आप जरूर ज़्यादा ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये जो आपको पढ़ाया है इसमें आराम से पढ़िए। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है, कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। और ये क्लास जो आपको मैंने पढ़ाया वर्ण में स्वरों से संबंधित आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो आज के अभी इतना, और फिर अगली क्लास से मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।